Morning, dear friends. Good morning, dear students. Today we are going to study the new chapter of the Hitler's rise to the power, which is related to the Nazi worldview. नाजी वर्ल्ड के पहले हमने इससे पहले देखा था हिटलर राइज टू द पावर, हिटलर कैसे अपने पावर में आता है, सत्ता में कैसे आता है। अब हम देखेंगे नाजी वर्ल्ड के बारे में। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द क्राइम्स that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices. जो नाजी लोग क्राइम कर रहे थे वो क्राइम रिलेटेड था किससे? सिस्टम ऑफ बिलीफ से। नाजीज कौन थे? जो हिटलर की पूरी टीम थी उसको नाजीज कहा गया। नाजीज कमिटेड वर लिंक टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। वो कहीं ना कहीं एक उनको लगता था कि ये हमारे लिए, ये हमारे रीति रिवाज से संबंधित है, हमारे विश्वास से संबंधित है। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिज्म ऑफ विथ हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। नाजी की जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं हिटलर का जो विश्व के प्रति जो उसका सोच था उस हिसाब से मिलती जुलती थी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। नाजी की जो विचारधारा थी वो ये थी कि कोई भी आदमी के बीच में कोई समानता नहीं है, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। देखिए लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन द पीपल। लोगों के बीच में कोई समानता नहीं है, बट ओनली द रेशियल हायरार्की है। सिर्फ रेशियल हायरार्की है, सिर्फ उनके रेसेस, यानी वो किस रेस के हैं, किस पंथ से हैं और किस जाति से हैं, किस समाज से हैं, ये सिर्फ है, रेशियल हायरार्की है। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नोर्डियक, जर्मन, आर्यंस मतलब इंडियन, आर्यन मीन्स मेजर इंडियन, वर एट द टॉप। इस व्यू के हिसाब से जिनकी आंखें नीली हों, जो नोर्डियक जर्मन्स हों या आर्यंस हों, स्पेशली जो हिंदुस्तान या इंडिया से रिलेटेड हों, ये टॉप में थे। वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग। वहाँ पे मतलब नस्ल भेदी इनकी बातें थी कि नस्ल के हिसाब से लोग ऊपर नीचे हैं, जिसमें कि जो दिखने में सुंदर हो, जिनकी चमड़ी गोरी हो, वो लोग टॉप पे रहेंगे। वेर द ज्यूज उनके हिसाब से, अच्छा उसमें भी ज्यूज जो होते थे वो भी दिखने में सुंदर ही होते थे, बट वो नस्ल के हिसाब से, उनके रेस के हिसाब से उनको नीचे रखा गया था ज्यूज को। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस, द आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस। ठीक है, उनको एंटी रेस का माना जाता था, उनको एनिमीज ऑफ आर्यंस माना जाता था। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। और बाकी जो लोग कलर्ड लोग थे, है ना, उनको बीच में कहीं रखा गया था, उनके अलग फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल फीचर्स। हिटलर्स रेसिज्म, जो हिटलर का ये नस्ल भेद था, नस्लवाद था, बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन जैसे लोगों से लिया हुआ था इसका रेसिज्म, इसका जो नस्लवाद था। डार्विन वॉज ए नेचुरल साइंटिस्ट। डार्विन क्या थे? नेचुरल साइंटिस्ट थे। डार्विन की परिकल्पना थी कुछ, तो प्राकृतिक एक वो वैज्ञानिक थे हु ट्राई टू एक्सप्लेन द सर्टेन क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। डार्विनवाद आपने सुना होगा। एंड एनिमल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ये दिया, एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, है ना, मतलब इवोल्यूशन के सिद्धांत पे किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, इसके लिए उन्होंने प्लांट्स और एनिमल के लिए एक अपना खुद का कॉन्सेप्ट दिया। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बढ़िया आइडिया दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया दिया कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज़्यादा मेहनती होगा, जो ज़्यादा प्रभुत्व वाला होगा, वही सर्वाइव करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव ऑन अर्थ दैट कुड अडाप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन। उन्होंने कहा जिस तरीके से क्लाइमेट कंडीशन बदल रही है
इसमें वही लोग रह पाएंगे जो इसको अडॉप्ट कर पाएंगे, वही रह पाएंगे, वही एनिमल्स रह पाएंगे अर्थ पर। फिर क्या होता है, फिर बात आती है कि we should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. हमको ये चीज़ दिमाग में रख के चलना चाहिए, डार्विन ने कभी भी इस चीज़ की वकालत नहीं की, ह्यूमन इंटरवेंशन, नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जो चीज़ नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है उसमें मानव की कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए। हाउएवर हिज आइडिया वाज यूज्ड national thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people। ये चीज़ें, उनकी आइडियाज़ को नेशनल थिंकर्स, राष्ट्रीय सोच वाले लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने इस्तेमाल किया तो जस्टिफाई इंपीरियल रूल, राजाशाही शासन लगाने के लिए, ओवर कॉन्कर्ड पीपल, जो लोग जीते गए लोग हों उनके ऊपर। द नाजी आर्गूमेंट वॉज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वन वुड पेरिश। नाजी आर्गूमेंट इसमें सिंपल था कि भाई जो ज़्यादा अच्छे रेस वाले होंगे वो सर्वाइव करेंगे, बाकी को कहीं ना कहीं एक वो पीछे रहना ही पड़ेगा। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, इट हैज़ टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। आर्यन रेस जो है वॉज द फाइनेस्ट माना जाता था। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, और उसको अपना प्योरिटी बनाना रहेगा, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। The other aspect of Hitler ideology is related to the geopolitical concept of Lebensraum, Lebensraum or living space. He believed that new territories had to be equipped for settlement। वो विश्वास करता था कि हमको अपनी सेटलमेंट बढ़ाने के लिए न्यू टेरिटरीज पे कब्जा करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। दिस वुड इन्हेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री, जिससे हमारी जो मूल मातृ देश है, उसका जो हमारा देश है, उसकी जो मुख्य देश है, उसकी जो एरिया है, क्षेत्र है, वो और बढ़ सकेगा। while enabling the settlers on new land to retain an intimate link with the place of their origin। This would enhance the area of mother country while enabling the settlers on new land। इस बीच जब तक वो न्यू लैंड पे सेटलर्स को मतलब जो लोग वहाँ बसेंगे उनको इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, और तब तक वो जो है इनेबल करेंगे लोगों को वहाँ से लिंक करने के लिए जहाँ पे वो रहना शुरू करेंगे। इट वुड ऑल्सो इन्हेंस द मटेरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। इससे ना सिर्फ एरिया बढ़ेगा बल्कि मटेरियल रिसोर्स, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास और भी संसाधन, हमारे जर्मन नेशन में और भी संसाधन जुड़ जाएंगे। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवार्ड। हिटलर चाहता था कि हम जर्मन बाउंड्री को ईस्टवार्ड मूव करा दें, और मूव करा के ईस्टवार्ड की तरफ और फैलाएं, टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकली इन वन प्लेस, और सबको एक जगह ले आए। इसीलिए आपको याद होगा वन नेशन, वन लीडर, वन पीपल, वन लोगो, ये करके इसका अपना एक नारा भी शुरू किया था। पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन, और पोलैंड को इसलिए इसका इस लेबोरेटरी बनाया गया, एक तरीके से पोलैंड को इसका सेंटर बनाया गया ये काम करने के लिए। नाउ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अब बात करते हैं रेशियल स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट की। रेशियल स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगैन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम। वंस इन पावर, जब पावर में आते हैं नाजीज, दे क्विकली बिगैन, वो तुरंत शुरू हो जाते हैं, टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएट एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन बाय फिजिकली eliminating all those who were seen as undesirable in the country। उनको ये लगता था, जो नाजीज थे, कि सिर्फ जो जर्मन्स रहें वही सब जगह रहें। वो चाहते थे कि जर्मन ही सब जगह रहें। एक्सटेंडेड एम्पायर, मतलब वो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन सी रहे, जो भी रहे जर्मन सी रहे, जर्मन के आगे कोई भी ना रहे। मतलब
अपनी एक अलग कम्युनिटी हो जिसमें सिर्फ जर्मन्स रहें वो, और बाकी क्योंकि उनको भरोसा नहीं था और पे। नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आयरन्स। वो सिर्फ चाहते थे कि एक प्योर और हेल्दी सोसाइटी बने सिर्फ नॉर्डिक आयरन्स की, है ना। दे अलोन वर कंसीडर डिज़ायरेबल, सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस जो थे वो डिज़ायरेबल, एक बार उनको ये ज़रूर अपने उसमें शामिल कर लेते, उनको ये डिज़ायरेबल मानते थे। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल। दिस मीन दैट इवन दोज Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exit। अब यहाँ पे और बात है कि वैसे तो इनको ये था कि वर्दी जो उसके लिए काम लायक जो लोग जो रेस थे, प्रॉस्परिंग थे, मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लास एज अनडिज़ायरेबल, जो अनडिज़ायरेबल थे, जो वहाँ के लिए अनुपयोगी थे, उनको भी ये नहीं था कि उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो एग्जिट कर जाएं, वो चले जाएं कहीं और। जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिट, है ना। जो एबनॉर्मल थे, जिनको इम्प्योर कहा गया कि भाई तुम्हारा रेस उतना अच्छा नहीं है, उनको कोई ये नहीं था कि तुम बाहर चले जाओ, है ना। उनको कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया गया था। फिर कहता है कि अंडर द यूथेंसिया प्रोग्राम Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many German who were considered mentally or physically unfit। मतलब बहुत ऐसे जर्मन जो फिजिकली या मेंटली अनफिट अपने मतलब उसमें चल रहे थे, उनमें हैव हैड कंडेम टू डेथ, नाजी ऑफिशियल हैड कंडेम टू डेथ। तो उन्होंने उनको अलॉन्ग विथ अंडर द यूथेंशिया प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चलाया गया, ऐसे लोगों को क्या किया गया कि भाई जो हमारा देश हो वो सशक्त देश हो, उसमें सिर्फ ऐसे लोग रहें जो कुछ कर सके, है ना। जो सिर्फ मतलब पागल है या कोई दिमागी रूप से डिस्टर्ब है या जो जिसका कोई काम ना हो। हिटलर ऐसा सोचता था कि जो भी रहे वो हिस्ट पुष्ट रहे, हैं वो कहीं ना कहीं मतलब देश के सेवा में या देश के लिए कुछ करने में काम आए, और बाकी लोग यहाँ के बेकार हैं। फिर उसका ये अवधारणा थी कि बाकी लोग बेकार हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। Jews were not only community classified as undesirable, देर वर अदर्स। सिर्फ जूस ही नहीं ऐसी कम्युनिटी थी कि जूस से ही वो ज़्यादातर अनडिज़ायरेबल अनुपयोगी मानते थे, देर वर और सारे बहुत सारे थे, है ना। मेनी जिप्सीज, अब एक देखिए एक नया आता है, एक नागरिकता है जिप्सी। तो अब कहता है कि मेनी जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर्स हु थ्रेटन्ड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस। ये कह रहा है कि मतलब नाजी जर्मनी में ये रहते थे, वर कंसीडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर्स, और इनको भी रेशियल इन्फीरियर्स यानी रेस में सबसे नीचे वाले लोगों में इनको रखा जाता था। हु थ्रेटेंड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस, है ना। जो थ्रेटेंड मतलब एक तरीके से डराते थे द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आयरन रेस, मतलब वो उनको डराया गया बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आयरन रेस की वजह से कि भाई सुपीरियर आयरन तो आयरन वही है। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसीडर्ड subhuman and hence undeserving of any humanity। कह रहा है कि इवन रशियन और पोल्स को भी कंसीडर्ड सब ह्यूमन, उनको भी ये नहीं माना गया कि आप प्योर हो, उनको सब ह्यूमन का दर्जा दिया गया, है ना। एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी, और कहा गया कि आप एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, आप भी किसी भी मानवता के लिए, आप सब ह्यूमन हो, आप ह्यूमन नहीं हो, और इसलिए आप अनडिजर्विंग हो, है ना, उस लायक नहीं हो, ह्यूमैनिटी के लायक। When Germany occupied Poland and parts of the Russia, captured civilians were forced to work as slave labor। जो वहाँ के आदमी थे उनको एज ए स्लेव लेबर पे काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया कि तुम एज ए वही मतलब बंधुआ मजदूर एक तरीके से तुम काम करोगे, स्लेव बन के काम करोगे, गुलाम बन के। मेनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, बहुत भूख के कारण या बहुत ज़्यादा काम लेने की वजह से वहाँ के बहुत सारे लोग तो डेथ उनकी हो गई।
Jews remained the worst sufferers in Nazi Germany. Nazi hatred of Jews had a precursor in the traditional Christmas hostility towards Jews. मतलब ज्यूस के ऊपर चारों तरफ से कहीं ना कहीं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, उनको हॉस्टाइल किया जाता था, हर तरफ से उन्हें नीचा दिखाया जाता था. देखिए, दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूजरर्स. मतलब धीरे धीरे वो स्टीरियोटाइप हो रहे थे, है ना, क्योंकि उनको मेंटली फिजिकली हर तरह से उनको नीचा दिखाया जाना और हर जगह उनको कहीं ना कहीं उनको व्यवहार में कम आंकना, है ना. तो उससे धीरे धीरे वो दे हैड बीन स्टीरियोटाइप और वो एक तरीके से साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो रहे थे, है ना. Until medieval time, Jews were barred from owning land. और मध्यकाल आते आते Jews को ज़मीन खरीदने से मना कर दिया गया. And they survived mainly through trade and money lending. वो सिर्फ ट्रेड और मनी लेंडिंग पे डिपेंड. दे सर्वाइड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग. सिर्फ और सिर्फ उनको व्यापार और उधार के ऊपर उनको अपना जीवन शुरू करना पड़ा. They lived in separately marked areas called ghettos. घिटोज मार्केट हुआ करते थे, सेपरेट एरिया उनको बोला जाता था जहाँ सिर्फ मार्केट होती थी और उनको वहीं बाउंड्री बना दिया गया कि भाई तुम इससे ज़्यादा कहीं और नहीं रहोगे. दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सक्लूशन फ्रॉम द लैंड. हाउएवर हिटलर्स hatred of Jews was based on pseudo scientific theories of race which held that conversation was no solution to the Jews problem. It could be solved only through their total elimination. हिटलर जो था वो तो ज्यूस के लिए एक अपना दिमाग ही ऐसा बना लिया था, क्योंकि वो पहले से ही बुक्स में पढ़ के या लोगों से सुन गया, बचपन से उसके दिमाग में ज्यूस के प्रति एक दुर्भावना पैदा हो गई थी. वो चाहता था कि वो कहता था इसका कोई समाधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन. वो चाहता था कि इनको पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया जाए, तभी जाके इनकी दशा दिशा को सुधारा जा सकता है. जब ये पूरा नहीं रहेंगे तो समाज सही रहेगा. ये ज्यूस को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता था. फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजी टेररिस्ट, जो नाजी टेररिस्ट थे, वो pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. मतलब 1933 और 1938 के बीच में नाजी जो टेररिस्ट थे, नाजी के जो आतंकवादी थे या नाजी मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने सेग्रीगेटेड द जूस को अलग किया और कंपेलिंग देम, और उनको मजबूर किया टू लीव द कंट्री, कि अच्छा अब आप कंट्री छोड़ दो. द नेक्स्ट फेज जो 1939 से 45 का आया, एम्ड एज कंसनट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड. उनको एक जगह पे इकट्ठा करना, उनको गैस चैम्बर में डाल करके पोलैंड में उनको मारना, ऐसा नेक्स्ट फेज में भी किया गया. अब बता रहा है द रेशियल यूटोपिया. अंडर द शेडो ऑफ वार the Nazi proceeded to realize their murderous racial idea, and under the shadow of war, Nazi proceeded to realize their murderous racial ideal. वार के जो एक तरफ जो वार चल रहा था, उसी के आड़ में नाजी आगे बढ़े टू रियलाइज देयर मर्डर्स एंड रेशियल आइडियल, है ना. जो मर्डरस रेशियल आइडियल जो उन्होंने अपने रेस को लेकर के विचारधारा बना रखी थी, उसके प्रति वो आगे बढ़े. एंड जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड ऑफ द सेम क्वाइन. अगर देखा जाए तो जीनोसाइड नरसंहार और वार और युद्ध एक तरीके से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप. मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज अनेक्स्ड टू जर्मनी. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था वो जर्मनी से जुड़ गया. नॉर्थ वेस्टर्न जो ये था वो जर्मनी का पार्ट हो गया. एंड देन
पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर हाउसेस, और इन पोल्स को, पोलिश लोगों को कहा गया कि भाई आपने घरों को, ज़मीन को छोड़ के हट जाइए। एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाई इथनिक जर्मन्स, वो अब जर्मन्स ऑक्यूपाई करेंगे। ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, मतलब ऑक्यूपाइड यूरोप से वो अपने पास ले आते हैं। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक, जो उस समय के पोल्स थे वो देन दे हर्डेड लाइक they hunted like cattle in the other part called the जनरल गवर्नमेंट। वो एक तरीके से लगता था कि उनको जानवरों की तरह लेकर के मतलब ट्रीट किया जाता था। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर, members of the Polish intelligentsia were murdered in large number in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile। मेंबर ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंसिया, जो मतलब पुलिस के इंटेलिजेंस के लोग थे, खुफिया लोग थे, वर मर्डर इन लार्ज नंबर, इनको एक साथ बहुत सारे संख्या में मार दिया जाता है। इन ऑर्डर टू कीप द इंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइवल, जिससे कि जो लोग रहें वो इंटेलेक्चुअली सर्वाइवल हो, उनको बहुत सारी चीज़ें ना पता चले, स्पिरिचुअली सर्वाइवल हो। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race expert। जो लोग आर्यन के जैसे पुलिस के घर में, जो पोलिश मतलब जो पोलैंड के रहने वाले लोग, उनको पोलिश बोलते हैं, तो पोलिस के घर में ऐसे बच्चे जो आर्यंस जैसे लग रहे थे उनको खींच लिया गया उनकी माताओं से, और पूछा, और अपने रेस एक्सपर्ट को दिखा करके जाना गया कि क्या वो उनके रेस के थे कि नहीं थे। इफ़ दे पास्ड द रेस, कह रहा है कि इफ़ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज एंड इफ़ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेज वेयर मोस्ट पेरिस्ड। कह रहा है कि अगर वो मतलब टेस्ट पास कर लेते थे तो उनको जर्मन फैमिली में रहने का मौका मिलता था, अगर नहीं होता था तो उनको अनाथालय में छोड़ दिया जाता था, वहीं उनकी पालन पोषण होता था। विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट घिटोज एंड गैस चैम्बर, मतलब बहुत सारे ऐसे घिटोज और गैस चैम्बर के अलावा, गैस चैम्बर समझ रहे होंगे ना, सबको इकट्ठा करके उसमें डाल देना। घिटोज और गैस चैम्बर के अलावा द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। तो उस समय की जो जर्मन गवर्नमेंट थी उसने न सिर्फ जो है घिटोज बनवाए, है ना सिर्फ गैस चैम्बर किए, बल्कि ऑल्सो सर्व्ड एज ए किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। इस तरह से भी काम किया कि उन्होंने मतलब एक तरीके से जान से मारने वाले लोग, किलिंग फील्ड्स, ऐसे क्षेत्र भी बने जो ज्यूज़ को पूरी तरह से जान से मारने के लिए मतलब उनकी आकांक्षा थी। वो चाहते थे कि इनको जान से मार करके ख़त्म किया जाए। नीचे आप देख सकते हैं गैस चैम्बर का एक छोटा सा नमूना फाइट का। ये देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेट कार यूज टू डिस्पोर्ट यूज टू डेथ चैम्बर, इसी को डेथ चैम्बर भी बोला जाता था, है ना। आप इसमें बहुत सारे वो देख सकते हैं फोटो, जब आप क्या कहते हैं, आप जब इसको देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है पार्क बेंच है, इसमें अनाउंसेस फॉर आर्यंस ओनली, इसमें सिर्फ आर्यन बैठ सकते थे, है ना। ये दूसरी वाली जो फोटो है, दिस इज ऑल आई हैव टू सेल, मैन एंड वुमेन वर लेफ्ट विथ नथिंग टू सर्वाइव इन द घिटोज। मार्केट में कुछ उनको मिलता नहीं था, टोसियंस लिखा हुआ है। उसके बाद ये है कि ये द साइन डिक्लेयर्स दैट द नॉर्थ सी बाथिंग रिसोर्ट इज़ फ्री ऑफ जूस, है ना। ये साइन ये बताता था कि नॉट द बैड, नॉट डिसिप्लिनरी, इट्स जोदिन फ्री, मतलब उनकी भाषा में ये है कि ये जो है रिजॉर्ट फ्री ऑफ जूस, है ना। फिर है इसी तरीके से नेक्स्ट, ये देखिए इसमें ये क्या है, एनिहिलेशन 1941 ओनवर्ड्स, ये किल्ड वाइल ट्राइंग एस्केप,
The concentration camps were enclosed with live wires. कंसंट्रेशन कैंप्स हुआ करते थे जहाँ जूस को इकट्ठा करके रखा जाता था, ये वहीं से निकलने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे ये मारे जाते हैं। पाइल्स ऑफ क्लॉथ आउटसाइड द गैस चैम्बर, ये दूसरा वाला जो है ये गैस चैम्बर के बाहर क्लॉथ यानी कपड़ों का ढेर है, जो लोग मरते थे उनके जस्ट बाहर। कंसंट्रेशन ये कैंप्स हैं जहाँ लोगों को इकट्ठा रखा जाता था। एंड दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज शूज टेकन अवे फॉर द प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सोल्यूशन। ये देखिए ये शूज़ है जो कि वो निकालते थे जब वो डेथ सेंटेंस टू डेथ हो जाते थे तब। दिस इज कंसंट्रेशन कैम्प, अगेन ए कैमरा कैन मेक अ डेथ कैम्प लुक ब्यूटीफुल। यहाँ पे दिया रखा है कि डेथ कैम्प कैमरा उसको भी ब्यूटीफुल दिखा देता है। एनीवे, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड अबाउट यूथ इन नाजी जर्मनी। तो अभी तक हमने जो देखा, नाजी में उनका कुल ओवरऑल उद्देश्य था कि किसी तरीके से रेस में अपनी रेस को आगे बढ़ाना, जूस को नीचा दिखाना, जूस के प्रति अमानवीय व्यवहार करना और उनको गैस चैम्बर में, डेथ चैम्बर में, कंसंट्रेशन कैंप में रखना और उनको किसी तरीके से फ्री फ्रॉम मतलब जर्मनी को फ्री फ्रॉम जूस करना चाहता था वो, और सिर्फ आर्यन अपनी रेस को ही वो रखना चाहते थे। थैंक यू।